नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन जो एनएच है, एनएच के जो काम है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी करती है, और स्टेट पीडब्ल्यूडी जब करती है तो उसके ऊपर जो है मॉर्थ का, मिनिस्ट्री का कोई भी आप समझिए अधिकार नहीं रहता है या कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता है। मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एनएच 114A में माननीय मंत्री जी ने आज से 5 साल पहले 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। उसी तरह से एनएच 133 पर एनएचआई आधा जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और एनएच आधा बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल में वो 4 फ्लाईओवर नहीं बना और 133 पर जो एक फ्लाईओवर बनना है वो नहीं बन पाया। क्या आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे, और मेरा एनएच कैसे बन जाएगा ये फ्लाईओवर, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो सही है। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। ये टेंडर निकाला गया था, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया। अब नया टेंडर निकाला गया है, पर इस नए टेंडर निकालने में काफ़ी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट पीडब्ल्यूडी में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफ़ी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए, और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है। उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरओबी है ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अभी किया है। नए एजेंसी को पक्का किया जा रहा है और जल्दी ही नए एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय निशिकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एनएच जो रोड बना रही है वो इतनी बेहतरीन रोड बन रही है जिसमें कि स्पीड का जो है लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं। लेकिन 2 प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूं। एक तो सड़क के किनारे लोग घर बना ले रहे हैं, उसको एनएच कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा यह है कि स्पीड ब्रेकर जो है उसमें जगह जगह पर लगा दिए जा रहे हैं जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, 2 व्हीलर पड़ा जाता है। तीसरा, जानवर का एक बड़ा विषय है जो मेरे यहां भी है और लगातार मैं अखबारों में अभी खजुराहो वाला जो नेशनल हाईवे बना है उसके बारे में मैं लगातार देख रहा हूं। तो इन 3 प्रॉब्लम के बारे में मंत्रालय क्या सोच रहा है और क्या भविष्य में वो किस प्रकार की कार्रवाई करने वाला है? एक बात सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि मध्य प्रदेश में और अनेक राज्यों में विशेषता हमने अच्छे हाईवे बनाए हैं और रात को वहाँ के किसान जानवरों को छोड़ देते हैं, वो रोड के बीच में आके खड़े हो जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके बारे में कानून करके जानवरों को रोकने के बारे में कहा जाएगा। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी सुधरने के कारण जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम रोड सेफ्टी का ऑडिट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सुझाव सम्माननीय सदस्य ने दिए हैं, हम रोड सेफ्टी के बारे में काफी सजग है और निश्चित रूप से हर रोड का सेफ्टी ऑडिट करके ये सब प्रॉब्लम को ढूंढकर हम इसके बारे में उपाय योजना करने में प्रायोरिटी हमने दी है और इसके ऊपर जनता के सहयोग से निश्चित रूप से अमल किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव। The 351st report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports, as per the directions of the Honorable Chairman Rajya Sabha, the current status of the implementation recommendations made by the committee is indicated in annexure of my statement, which is placed on the table of the House.
The copy of the action taken notes of the 351st report has already been sent to the committee office on 26 June 2023. I would not like to take the valuable time of the House to read the contents of this annexure and request that these may be considered as read. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement. यह आपका व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। 24 pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. 2. The status of implementation of recommendations of leak observations pertaining to Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Pension Welfare. 3. The status of implementation of the recommendations of leak observations pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है 2 बजे तक के लिए। बता दें कि लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है क्योंकि लगातार हंगामा बरप रहा है, नारेबाजी हो रही है, विपक्ष दल मानने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक सदन की कार्रवाई स्थगित होती चली आ रही है। आज छठा दिन है, छठे दिन भी यही तस्वीर निकल के सामने आई। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होते ही 5 मिनट भी नहीं हुए और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। मणिपुर मुद्दे को लगातार संसद में उठाया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई हो या राज्यसभा की कार्रवाई हो, एक के बाद एक स्थगित होते हुए नजर आ रही है। लेकिन बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई जहां 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के बाद से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया था, ऐसे में लोकसभा स्पीकर ने कहा गया था हम आपको चर्चा के बाद सही वक्त तारीख बताएंगे और आज वो तारीख आने वाली है जब सदन के पटल पे ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी लेके आएंगी। बता दें इस बीच हंगामा लगातार हो रहा है और मणिपुर के मुद्दे को लगातार विपक्षी पार्टी उठा रही है। कार्रवाई स्थगित हो गई है 2 बजे तक के लिए। फिर चलेंगे राज्यसभा जहां की कार्रवाई अभी भी चल रही है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया। Statement by Minister Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendation observations. Regarding status of implementation of recommendation observations contained in the 46th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grants 23-24 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Suo moto statement by Minister Shri S. Jaishankar. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of the key foreign policy engagements and initiatives taken by India since the budget session, which ended on 6 April 2023. This period witnessed several crucial high-level diplomatic engagements, including interactions by the Honorable President, Honorable Vice President Sir, and Honorable Prime Minister with foreign counterparts in India and abroad. I myself visited a number of nations, as did our Ministers of State, and we received many of our foreign colleagues here in India. And through these efforts at multiple levels, we were able to advance our national objectives and interests in a volatile and uncertain world. In terms of the diplomatic engagements of the Honorable President, she hosted the King of Cambodia from May 29 to 31 on his state visit. This marked the celebrations of the 70th anniversary of diplomatic relations between our countries. Honorable President was the chief guest of the celebrations commemorating 150 years of the arrival of Indians in Suriname in June. She was conferred Suriname's highest distinction, the Grand Order of the Chain of the Yellow Star. Honorable President also visited Serbia in the same month.
Honorable Vice President visited the United Kingdom on May 5-6 to attend the coronation ceremony of King Charles III. He interacted with various leaders, including the presidents of Germany, of Israel and Brazil. He also met with Indian students and members of the diaspora. In June, the Honorable Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. During this period, Honorable Prime Minister visited 7 countries. Bilateral visits were made to Australia, the US, Egypt, France and the UAE. Prime Minister participated in the Quad and G7 meetings in Japan and co-chaired the 3rd FIPIC Summit in Papua New Guinea. He also hosted the Prime Minister of Nepal and the President of Sri Lanka in New Delhi. The official state visit of to the USA of Prime Minister Sri Narendra Modi ji from June 20 to 23 was only the second by an Indian Prime Minister. He was also accorded the rare privilege of addressing the joint session of the US Congress for a second time. In Washington DC, Prime Minister was given a formal state welcome at the White House. As a special gesture, the US government invited nearly 8,000 members of the Indian diaspora to visit the ceremony. Prime Minister held bilateral talks with the US President on June 22nd. President Biden hosted both a state dinner and a private dinner at the White House. The Prime Minister also interacted with several CEOs of tech companies individually, as also in a roundtable that was co-chaired with President Biden. He invited them to strengthen their presence and operations in India. Prime Minister addressed young entrepreneurs and participated in a skill and innovation meeting along with First Lady Dr. Jill Biden. Chairman Sir, the key outcomes of the visit were reflected in a joint statement as follows. 1. Both sides agreed to augment technology cooperation, especially through the Initiative for Critical and Emerging Technologies, ICET, focusing on artificial intelligence, semiconductors, space, quantum and telecom. India was included as a member in the Mineral Security Partnership, which aims to accelerate the development of sustainable global critical energy mineral supply. 2. Under the Defence Industrial Cooperation Roadmap, the defence industries and startups of both countries announced their intent to engage in co-production and other activities. A US company, GE Aerospace, announced that they would manufacture jet engines in India through transfer of technology to HAL for our light combat aircraft indigenous production. 3. Indian Space Research Organization, ISRO, signed the Artemis Accord with the US National Aeronautics and Space Administration, NASA, for cooperation in civil exploration of outer space for peaceful purposes. NASA and ISRO announced that they would cooperate in human space flight and launch a joint effort to the International Space Station in 2024. Both countries resolved 6 outstanding bilateral trade disputes in WTO. And I stress, Chairman Sir, that this is very, very extraordinary through mutually agreed solutions. They agreed to strengthen collaboration between the respective SMEs and boost innovation linkages. 5. In the semiconductor domain, 3 US companies made announcements for building a semiconductor assembly and test facility in India and for training Indian engineers and workforce. This too, Chairman Sir, is a very important step. It will take forward the semiconductor mission that the Prime Minister is so deeply committed to. 6. In the telecommunication sector, both sides agreed to collaborate towards a bilateral trusted network, trusted sources framework, enable participation of Indian companies in the US RIP and Replace program, and undertake core and reciprocal pilot projects. India and USA also agreed to accelerate cooperation in green hydrogen and other emerging technologies.
Seventh, to deepen the people-to-people ties which are anchored in a 4.4 million Indian diaspora. The US announced its decision to open 2 new consulates in Bengaluru and Ahmedabad. This will have a big impact in easing up the issue of visas, which is a concern which is shared by many members of the House. India will take steps. तो जहां लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, तो राज्यसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है। लगातार कार्रवाई आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के मोदीनगर पुलिस ने विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा किया है, जहां एक मुख्य आरोपी महेंद्र का हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि महेंद्र इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। पुलिस पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि वो इलाके में ही बैत हलम गॉस्पल नामक एक ट्रस्ट चलाता है, जिसके माध्यम से ही लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताकर उन्हें ईसाई धर्म की तरफ धकेलने का काम किया जाता है। साथ ही पता चला है कि महेंद्र के पास हर महीने 50,000 से लेकर 1 लाख उसके अकाउंट में आया करते थे। देखिए, दिनांक 23 जुलाई को आशीष, जो कि शाहजहांपुर थाना क्षेत्र मोदीनगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि इनके सामने ही रोहित का घर है, जिनके घर पे कुछ लोग इकट्ठा हैं जो कि धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं वहाँ पे। इस सूचना पे उनके द्वारा तहरीर भी दी गई, इस लिखित तहरीर भी मिली थी। इस पे प्राथमिक जांच की गई। जांच के आधार पर दिनांक 24 जुलाई को इसमें एक अभियोग विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। तो मास्टरमाइंड पादरी गिरफ्तार हो चुका है। धर्मांतरण का एक रैकेट यहाँ पे चलाया जाता था। ईसाई धर्म में यहाँ पे बाकी धर्म को तब्दील किया जाता था, इसलिए ये बड़ा रैकेट पुलिस ने भांडाफोड़ किया है इसका। और आप तक बता दें कि काफ़ी लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है। बता दें कि 50,000 से 1 लाख रुपए पादरी के अकाउंट में हर महीने आते थे और बड़े रैकेट को इनके द्वारा चलाया जाता था। बड़ा मास्टरमाइंड की बता रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने खुलासा किया है और तमाम सच्चाई जो है इस पादरी ने पुलिस के सामने उगल दी है। और ऐसे में देखिए, ये बड़ा रैकेट जो है जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। पुलिस कई दिनों से जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बड़े रैकेट का यहाँ पे धंधा हो रहा है और ऐसे में धर्मांतरण का यह भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, बड़ा भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। अब देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का धर्मांतरण का मामला गाजियाबाद में शुरू हुआ था, उसी तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी तरीके से गाजियाबाद की जो अहम पुलिस ने मुंबई से बद्दों को गिरफ्तार किया था। उसके साथ साथ अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में भी धर्मांतरण के कई बार मामले देखे जा चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो गाजियाबाद के अब मोदीनगर में आशीष ने शिकायत की है। आशीष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक पादरी है जिन्होंने धर्मांतरण के लिए उन्हें पैसे देने का कार्य किया है और पैसे देने के बाद उस धर्म को बदलने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती उनके साथ की है, जिसकी उन्होंने शिकायत मोदीनगर पुलिस को दी है। मोदीनगर पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए एक पादरी को गिरफ्तार किया है, जिसने पादरी ने उसके पूछताछ में बताया कि उसने लगभग 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए तक जो फंडिंग उसको विदेश से आती है, उसी फंडिंग से वो लोगों को 10-10, 5-5 हजार रुपए बांटकर इस धर्म में लाने की कोशिश करता था। जिस तरीके से धर्म को बदलने में गाजियाबाद में बड़ी अहम भूमिका निभाई जा रही है। लगातार गाजियाबाद पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े रैकेट इसमें देखे जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई तक भी इसमें हाथ देखे गए थे। मुंबई तो नदीम, अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है, इनके द्वारा कराया जा चुका है? लगभग 150 लोगों की शिकायत आई है, जिसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हालांकि गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके का ये पूरा मामला निकल कर आया है। उससे पहले शहर गाजियाबाद का था, उससे पहले इंद्रापुरम का था। तो सभी मामले में गाजियाबाद पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। एक दूसरे के मामले को जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये धर्म परिवर्तन के मामले हैं गाजियाबाद में लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बड़ा मामला तो नहीं है। इसमें गृह मंत्रालय ने भी इसमें रिपोर्ट मांगी थी। उसके साथ साथ यहाँ पर आईबी भी आई थी। गाजियाबाद में बड़ा रैकेट माना जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का धर्मांतरण का जो मामला है गाजियाबाद में बड़े स्तर पर। तो माइंड वॉश किस तरीके से किया जाता था? देखिए, अगर पहले की बात करें तो पहले जो माइंड वॉश किया जाता था वो गेम के माध्यम से किया जाता था। गेम में हर चीज को लेकर किया जाता था। उसके बाद अब जो दूसरा मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं पैसे देने का जो माइंड वॉश है, पैसे देकर माइंड वॉश करते हैं। अब पैसे देने के बाद उसके धर्म में कन्वर्ट करने की बात की जाती है। पहले वो मुस्लिम धर्म का था, अब जो मामला निकल कर आया वो ईसाई धर्म का है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके पूरे इस गैंग में कितने लोग शामिल थे? जैसे जिस तरीके से ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में पहले मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया था, उसके बाद सामाजिक बद्दों को जो इसका मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल इसमें जो ईसाई जो पादरी हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनके साथ साथ जो उनकी टीम में शामिल है
उन लोगों तक पहुंचने की पुलिस कवायद कर रही है। फिलहाल जिसमें 150 लोगों के नाम जो सामने आए हैं उन लोगों से पूछताछ की जाएगी किस तरीके से धर्मांतरण के मामले में लेकर जाते थे। फिलहाल जो पैसे की जो फंडिंग है, जो विदेश से फंडिंग होती है, जो 1 लाख से 50,000 रुपये पर महीना होती है, उस फंडिंग का भी ब्यूरो गाजियाबाद पुलिस निकाल रही है। जी बिल्कुल, अगर पुलिस को जानकारी नहीं मिलती तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बड़े मास्टरमाइंड ये बताए जा रहे थे जिन्होंने अब तक 150 के तकरीबन धर्म परिवर्तन कर दिया और ऐसे में पुलिस ने इनका भांडाफोड़ किया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।